हेलो, नमस्कार। हाउ आर यू माय टाइगर्स? आई नो प्रीलिम्स आने वाला है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जाननी है, लास्ट के दिनों में क्या करें। नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कौन से सोर्स फॉलो करें, कौन से छोड़ें। तो मैं जस्ट अभी मीटिंग से फ्री हुई, काम से फ्री हुई, एंड आई थॉट के इमीडिएटली इसको एड्रेस करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल शेयर लास्ट के दिनों में क्या करना है। एटलीस्ट 2 महीने ये काम आपको करना है। और कैसे मैंने क्लियर किया, जब मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू देने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, तो 1 या 1.5 महीना बचा था, उसमें कैसे मैंने प्रिपेयर करके प्रीलिम्स दिया। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे हो तब भी ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माय नेम इज़ सृष्टि गुप्ता। हाय। जस्ट इन केस, अगर आपने बेसिक बुक्स अपनी पढ़ ली हैं, वो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप प्रीलिम्स अगर सीरियसली दे रहे हो तो आपने बेसिक पढ़ लिया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई। उससे पहले एक फिर भी बेसिक बता देती हूँ कि क्या। मान लीजिए अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, तो आपको क्या किताबें करनी है। नंबर 1, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड टू एंड, कवर टू कवर। और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फेडरलिज्म, बाईकैमरलिज्म, ये सब अच्छे से करना है। पार्लियामेंट का चैप्टर है, चैप्टर 22 था मेरे पास, 5th एडिशन थी उसमें, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इकोनॉमी में आइदर यू कैन वॉच वीडियोज़ ऑफ मृणाल सर, या फिर क्लास 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स की बुक, एनसीईआरटी, मैक्रो माइक्रो दोनों, ठीक है। उसके बाद मैक्रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद या फिर श्री राम IAS के नोट्स कई लोग रेफ़र करते हैं। मैंने एक बुक रेफ़र की थी रमेश सिंह सर की, दैट हेल्प मी अलॉट फॉर द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके बाद एनवायरनमेंट, ये मैं नोट्स लेकर आई हूँ लिटरली आपके लिए, हैंड रिटन, तो ताकि कुछ मिस ना हो। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट आया, उसमें मैंने शंकर IAS की बुक आती है, सिर्फ वो यूज़ की और हर बार वही रिवाइज़ की। स्पेशली द लास्ट 10 पेजेस, जिसमें टेबल्स बनी हुई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स की लिस्ट है, पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया हुआ है, इन UN एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में बताया हुआ है। वो सब करना। इंडिया किस में पार्ट है, इंडिया ने क्या रेटिफाई किया है, क्या नहीं किया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए PT 365 और डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स। और वो भी करंट अफेयर्स भी मैं बताऊंगी डिटेल में कि वो रोज़ न्यूज़पेपर वाला अभी के लिए इतना आउटपुट रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं देता है, तो मैं उसका भी बताती हूँ। उसके बाद हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम की छोटी सी जो बुक आती है उसमें भी एनेक्स्चर, जो लास्ट के 40 पेज है, उनको मैंने कितनी बार रिवाइज किया होगा, आई हैव लॉस्ट काउंट, बट दे आर द मोस्ट हाई यील्डिंग पेजेस ऑफ द एंटायर बुक, इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो, मेन्स ऑल्सो, ओके। तो वो 40 पेज जो एनेक्स्चर के हैं वो करने हैं, रिवाइज हर हाल में करना है। बुक तो पूरी ही पढ़ लेना, या फिर अगर पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं भी है तो हर चैप्टर के एंड में समरी दी हुई है, हाफ पेज की, बहुत छोटी सी किताब है। 2 दिन में सिर्फ उतना पार्ट अगर आप एक बार रीड कर लेंगे, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और फिर लास्ट के 40 पेजेस जो नेक्स्ट के हैं वो हर हाल में बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं आपको। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मेडिवल और एंशंट के लिए आप तमिलनाडु की NCERT एक आती है, वो कर सकते हैं, या फिर छोड़कर नितिन सिंघानिया कर लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह के लिए। और उसके बाद जो एंशियंट और मेडिवल है उसको कंपाइलेशंस आती हैं, जैसे PT 365 आ गई, या फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट IAS का भी कुछ कंपाइलेशन आता है सिर्फ एंशियंट और मेडिवल के लिए, बुकलेट 15 पेज की, 20 पेज की, उससे ऊपर करने की ज़रूरत अभी नहीं है। इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ वेरी क्रैश कोर्स काइंड ऑफ मैनर, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आई शुड हैव गिवन दिस डिस्क्लेमर इन द बिगिनिंग कि ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी ये वाला प्रीलिम्स 2026 का देने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए 1 साल बाद देने वाले हैं, तो दिस माइट नॉट बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू फॉर 1.5 years। उसके लिए मैं डिटेल में बता दूंगी। ये अभी उनके लिए जो इमीडिएट क्लियर करना चाहते हैं अटेम्प्ट, ठीक है।
साइंस एंड टेक हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया नितिन सिंघानिया से। और उसमें नितिन सिंघानिया में भी ना जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। एंशियंट मेडिवल में भी वो हेल्प करेगा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, कल्चर, आर्ट, इस सब में भी हेल्प करेगा। वो डायग्राम ज़रूर देख लेना। कई बार फिगर भी देख के पूछ लेता है कि ये क्या था, या फिर उनकी जो लेबलिंग हो रखी है या नीचे जो लिखा हुआ है कि जैसे सांची स्तूपा कहाँ पर है, या अशोकन पिलर के बारे में, या मौर्यन एडिक्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आईआर और वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के लेवल पे इतना नहीं आता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं इंटरनेशनल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, यूएन, ये सारी, या फिर अगर एससीओ या रैट्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना कि इंडिया किस में मेंबर है, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम वगैरह, और इंडिया ब्रिक्स में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का एसोसिएशन बन रहा है पीस बिल्डिंग का फॉर द मिडल ईस्ट, तो उसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी नहीं हैं, इस साल के करंट अफेयर्स के हिसाब से, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। और इसके ट्रैप में भी मत फंसना कि कई बार यूपीएससी जस्ट चेंजेस द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नंबर ऑफ कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ इट, कि अगर 10 हैं तो 12 लिख दिया, 12 हैं तो 13 लिख दिया, ऐसा। और इंडिया हैज़ रैटिफाइड, नॉट रैटिफाइड, ठीक है, पार्ट ऑफ द कन्वेंशन, ये कर लेना। उसके बाद पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th एंड 12th जस्ट एनसीईआरटी। और अगर आपको एनसीईआरटी मुश्किल लग रही है तो सीधा सिलेबस उठाइए ज्योग्राफी का, उसके टॉपिक्स देखिए, और टॉपिक्स को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए या चैट जीपीटी पर सर्च कर लीजिए। जैसे कि मान लो आपने लिखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यूपीएससी, यूट्यूब पे सर्च कर लिया। मेरी आदत थी कि मैं वीडियोज़ अगर देख रही हूँ तो मैं 2x पे ही देखती थी, और इवेंचुअली खुद को आदत डाल ली कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करने के लिए 2x पे ही देखना शुरू कर दिया, टू द पॉइंट दैट वॉचिंग अ वीडियो एट 1x वॉज टॉर्चर फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है जस्ट इसको जल्दी फिनिश करना। और साथ साथ ऑल्सो ऐसा नहीं कि बस 2x पे देख लिया और ब्रेन से सब उड़ गया, साथ साथ लिखना वेरी फास्ट। तो मतलब इससे डबल बेनिफिट हुआ, टाइम तो सेव हुआ ही, मेरी राइटिंग स्पीड भी इम्प्रूव हुई। तो अगर मान लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं, फेडरलिज्म हो गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, एनीथिंग दैट यू फील you need some clarity or some explanation via YouTube, yeah, even current affair videos if you are watching the compilations or anything, keep a pen and paper with you and always write, and try to ensure that you are not pausing the video unless necessary, and try to match the speed. Let's start at 1.25 or 1.5x and then go till 2x, and eventually you will see this was magical for me, especially in helping me complete my mains का paper 2x। और नोट्स अपने हिसाब से, स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग ख़राब आएगा, इवेंचुअली दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड यू विल सी दैट डिफरेंस, ठीक है। तो वो करना। और अभी तो वैसे भी टाइम कम है, तो जस्ट इट्स अ सिचुएशन ऑफ डू एंड डाई, ठीक है, डू और डाई, सॉरी। हाँ, तो ज्योग्राफी के लिए 11th 12th एनसीईआरटी, अदरवाइज यूट्यूब पर देर आर मेनी वीडियोज़ एंड यू कैन रेफर देम। राजस्थानिल मैम की हैं मृणाल सर के चैनल पर, और शबीर सर की शायद से हैं, आई हैव नॉट सीन देम बट आई हैव हर्ड अबाउट देम। एंड अदरवाइज व्हाट आई यूज्ड टू डू पर्सनली इज जस्ट टाइप द टॉपिक एंड वॉच इट्स वीडियो विच इज़ रेलिवेंट टू यूपीएससी, और खुद से पढ़ लो तो बेस्ट है, क्योंकि व्हेन यू रीड समथिंग यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। और एक और टिप, बोनस टिप, try to visualize, especially in cases of geography, in cases of let's say science and tech, if you're reading about some missile or something, try to visualize it, or the process that you're reading about, जैसे अभी प्लेट टेक्टोनिक का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं कि how they are separating or coming together, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रहा है या जो भी हो रहा है, तो that will stay longer in your head, because then it becomes only from audio or only from visual to audio visual, है ना, दोनों चीज़ें साथ में आएगी, प्लस आपका इंटरप्रिटेशन आपको याद रहता है, ठीक है। या बोनस टिप्स बहुत दे दी। अच्छा, तो PT 365 किसकी करनी है हमें प्रीलिम्स के लिए? साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का ऊपर ऊपर से मेजर। आई टेल यू हाउ आई यूज टू रीड PT 365 ऑल्सो। ऑनलाइन मिल जाती हैं PDF, अगर आप मंगवा नहीं सकते या ख़रीद नहीं सकते तो विजन की आई थिंक वेबसाइट पर भी है, और या फिर फ्री यूपीएससी मटेरियल्स की वेबसाइट से आप ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए PDF, और सबसे पहले इंडेक्स देखिए, ठीक है। इंडेक्स में आपको टॉपिक्स का लिस्टिंग होगा और सब टॉपिक्स का लिस्टिंग होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है या आपको सब कुछ आता है, दोनों ही नहीं होता किसी के भी साथ। तो ऐसा होगा कि आपको कुछ कुछ आता है
और कुछ कुछ आपको लगता है कि दिस आई नीड टू रीड. सो फिगर आउट दोज टॉपिक्स. अगर मान लीजिए 50 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 20 आते हैं, 30 नहीं आते हैं, ठीक है, आई एम टेकिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम है. सिर्फ उन 30 टॉपिक्स को फटाफट ग्लांस थ्रू कीजिए. मतलब एक पेज को 2 मिनट से ऊपर नहीं दीजिएगा, ठीक है. जितना हो सके उतना जल्दी उसको ग्लांस थ्रू कीजिए और सिर्फ मेजर पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए, या नोट डाउन करने में तो खैर टाइम ज़्यादा लगता है, बट हाईलाइट कर लीजिए. और इफ़ यू कैन जस्ट राइट डाउन द कीवर्ड्स, ठीक है. और फिर उसके बाद दोबारा इंडेक्स पे आइए और अब देखिए कि आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी है. अब आपको किस में लग रहा है कि ये मैं भूल गया हूँ, या इसमें मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, या इस वाले टॉपिक पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, आई शुड रीड दिस अगेन, ठीक है. तो उस पर आप दोबारा जाइए. ये एक तरीका होता है वेरी क्विकली गोइंग थ्रू न्यू मटीरियल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड कि बहुत सारा है कैसे होगा, ठीक है. ये मेरा एक हैक था PT365 जैसी बुक्स कवर करने का, जिसमें करीबन 100 पेज के आसपास होते ही हैं. 60 to 150 का रेंज रहता है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट. एंड ऑल्सो सो दैट एग्ज़ाम में कुछ भी एकदम ऐसा ब्रांड न्यू सा ना लगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि किस बारे में है. अगर क्रिस्प आर जीन के बारे में है तो क्या है एक्चुअली, ठीक है. एग्जाम्पल था. PT365 हो गया. अब आते हैं करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको कहा था मैं बताती हूँ. करंट अफेयर्स के लिए ठीक है, अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर फिजिकल कॉपी पढ़ रहे हैं बढ़िया, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़िए तो भी अच्छी बात है. वो भी नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है इम्पॉर्टेंट, तो आई यूज़ टू रीड ऑन वेबसाइट्स लाइक इनसाइट्स ऑन इंडिया, एंड उस पर एक डेली करंट अफेयर्स आता था, एंड दे यूज टू पब्लिश ओनली द रेलिवेंट वंस. फॉर लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट फॉलोड इट, बट जब मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी तब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या फॉलो करती थी. तो ये वेबसाइट पर जाके डेली करंट अफेयर्स पढ़ लिए 10 मिनट में. उसके बाद उनकी करंट अफेयर्स की क्विज होती है 5 क्वेश्चंस, वो अटेम्प्ट किए इन अ वेरी क्विक मैनर. मतलब उसमें टाइमर होता है, बट मेरी कोशिश रहती थी कि 2 मिनट में 5 सवाल हो जाए, बिकॉज आप कंप्यूटर पे जल्दी स्क्रॉल कर लेते हो. और फिर वो स्कोर आ जाता है कि आपने 5 में से 3 सही किए, 4 सही किए, या कई बार सिर्फ एक ही सही हो पाया. तो उनको पढ़ा, सही को पढ़ा, गलत क्यों हुआ, नोट डाउन किया. अगर मतलब मेरा जो नोट डाउन करने का तरीका था वो ऐसा होने लगा था कि मेरे रजिस्टर्स बहुत बल्की होने लगे थे. तो मैं लैपटॉप में या हाँ लैपटॉप में ही यूजुअली कॉपी कर लेती थी. जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी पूछा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी, 4 ऑप्शन है, मैंने गलत नाम मार्क कर लिया, और हेनरी हेस या जो भी, और फिर मैंने देखा कि मेरा गलत है, उसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, Ctrl+C, और सही आंसर को कॉपी किया, और फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, उसमें पेस्ट कर दिया, ख़त्म. ये कि सही आंसर क्या है, ठीक है. फिर उसके बाद स्टैटिक क्विज दी, वो भी 5 सवाल की थी. और फिर मैं गई फोरम की वेबसाइट पर, वहाँ पर भी फ्री क्विज है. ये मैं सारे सोर्सेज जो बता रही हूँ सारे एब्सोल्युटली फ्री हैं, नथिंग इज़ पेड, आई डिड नॉट एनरोल, ठीक है, इन एनीथिंग. फिर फोरम की वेबसाइट पर गई, वहाँ पर भी फ्री क्विज होती है, वहाँ पे 10 सवाल की होती है, और उनका जो टाइमर है वो काउंट बैक करता है. मतलब 5 मिनट का शायद टाइमर होता है, 10 सवाल होते हैं, तो टाइम घटता जाता है 5 मिनट में से आपका, है ना. तो आप ऑलवेज यूर ऑन अ क्लॉक के जल्दी जल्दी आंसर करना, वरना क्वेश्चन ही गायब हो जाएंगे जैसे ऑनलाइन टेस्ट में होता है. वहाँ पे दिया आंसर्स, और उसमें नेगेटिव कट के आपका स्कोर आता है. जैसे अगर आपने 9 सवाल सही दिए और एक गलत दिया, तो 18 माइनस 0.66 करके आपका 17.33 करके स्कोर आएगा. तो आपको और आइडिया लग जाता है कि ठीक है, मेरा कटने के बाद नेगेटिव के बाद इतना आ रहा है. तो उसमें से भी सेम प्रोसेस के सही वालों को देख लिया, या जिसमें डाउट था और वो तुक्के से सही हो गया तो उसको भी नोट करना है, क्योंकि हो सकता है बाद में आप भूल जाएं, पर श्योरिटी के लिए नोट डाउन कर लिया आपने, उसी में कॉपी पेस्ट कर लिया, जो गलत है वो भी. तो इससे क्या हुआ कि मैंने 20 सवाल कर लिए, 10 इधर और 10 इधर. और फिर अगले दिन जब मैंने न्यूज़ पढ़ ली, चाहे न्यूज़पेपर से, वीडियो से, या वेबसाइट से, फिर से मैंने क्विज़ दी, और पिछले दिन की भी क्विज़ दी. तो पिछले दिन के जो 20 सवाल थे उनको मैंने फिर से अटैम्प्ट किया, इंश्योरिंग कि इस बारी वो सारे सही होने चाहिए. मुझे याद होना चाहिए कि कल मैंने क्या गलती की थी और क्या नया सीखा था, ठीक है. और वो 20 सवाल करने के बाद, और वो जल्दी होना चाहिए, इस बारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए हमारी. फिर हमने आज वाली क्विज़ दी और फिर से 20 सवाल किए, एंड द प्रोसेस रिंस एंड रिपीट, ओके.
मतलब ईट स्टडी रिपीट, दैट्स इट। तो इससे अब रोज़ आप एक तरह से 40 सवाल कर रहे हो प्रीलिम्स के, ठीक है। और लास्ट 75 डेज़ में इनसाइट्स का कुछ 75 डेज़ चैलेंज भी आता है कि उसमें वो रोज़ 30 सवाल देते हैं। 5 CSAT के होते हैं और 25 करंट और स्टैटिक मिला के होते हैं GS के। वो भी मैं देती थी और उसमें भी यही 30 सवाल आज किए तो अगले दिन 60 सवाल करती थी, पिछले दिन के 30 और आज के 30। तो ये रिवीजन बहुत स्टार्टिंग में मुश्किल भी लगता है, ऑनेस्टली एडमिट कर रही हूँ, बट very high yielding results because you are your own mentor, you are your own teacher, you are own evaluator, you are your own cheerleader, you are your own critique। सही कर रहे हो तो अपनी ही पीठ खुद थपथपानी है, गलत कर रहे हो तो खुद को ही डांट फटकार देनी है और ऑनेस्ट रहना है अपने साथ कि आज मैंने पढ़ाई ज़्यादा की, गलत की, टाइम वेस्ट किया, कहाँ बेटर यूटिलाइज हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आई शो यू माई नोट्स ऑल्सो कि जिसमें लिटरली इट्स टाइप्ड प्रिंटेड है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सही हुई, गलत हुई, एंड ये इंपॉर्टेंट जाने से पहले, मतलब प्रीलिम्स के जाने से 2-3 दिन पहले मेरा वो स्पाइरल की बुकलेट बन गई थी, उसी को मैं बार बार रिवाइज करती थी, ठीक है। क्योंकि वो खुद लिखा है तो वो समझ भी आएगा और याद भी आएगा कि अरे हाँ ये गलती की थी, अच्छा हाँ मेरे को 50-50 में डाउट था, फिर मैंने कुछ लॉजिक लगा के ए चूज़ करा लेकिन आंसर बी था और मुझे लग भी रहा था कि बी हो सकता है, तो अब मैंने क्यों ए चूज़ किया, गलत थॉट प्रोसेस क्रॉस सही थॉट प्रोसेस जो मुझे बी का हंच आ रहा था, या वो नॉलेज बेस्ड था, या वो रिविजन का कमी के कारण मैंने गलत मार्क कर दिया, तो वो खुद को ही धीरे धीरे हम रेक्टिफाई करते हैं। इट्स लाइक अगर 360 डिग्रीज है या 180 डिग्रीज है, हम यहाँ पर हैं, पूरे गलत पे हैं, तो एक एक एंगल शिफ्ट करके हम सही ट्रैक पर आते हैं। तो एक एक सवाल से आप अपने थॉट प्रोसेस को सही हंच की तरफ या सही ऑप्शन गेस करने की तरफ लेके जाते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज daily basis practice of prelims that you are doing, enriching your static knowledge, current affairs and answer marking capability। प्रेशर में, टाइम की कमी में जल्दी आंसर सोचना, स्टेटमेंट को कॉम्प्रीहेंड करना और सही आंसर पे अराइव करना irrespective of the circumstances। or also very important to learn how to leave questions also। not, you do not have to earn 200 marks in prelims, you only need to earn around 110 or 115 as per the trends that are going these days, ठीक है। 100 से 120 के बीच का कुछ रहता है if you are aiming for clearing forest also। तो छोड़ना भी आना चाहिए, नॉट एवरी बैटल हैज़ टू बी फॉट, ओके। एंड ट्रीट ईच क्वेश्चन विद द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। किसी को ये नहीं देखते के साथ सोचना है कि बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, इतनी स्टेटमेंट्स दी हुई है। किसी को देखते के साथ ये भी नहीं सोचना है कि ये तो बहुत सिंपल है, ये क्या पूछ लिया, ये लो टिक, नहीं, उसमें ट्रैप हो सकता है, ध्यान से देखना है। और कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है कि अरे मैंने तो पढ़ा था कि WTO कब फॉर्म हुआ था, इन्होंने पूछ लिया है, या गैट अग्रीमेंट से आया था, अब मुझे ईयर कैसे याद नहीं आ रहा है, या जो भी है, नहीं आ रहा, इट्स ओके, डोंट बीट योरसेल्फ अप, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, यू कैन कम बैक टू इट लेटर। अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी की वीडियो आई विल मेक अगेन। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, करंट अफेयर्स कवर कर लिए, कुछ छूट जाए तो आप बता देना GS का, आई विल टेल इन द कमेंट्स ऑल्सो। तरीका बता दिया डेली शेड्यूल में क्विज और करंट अफेयर्स को कवर करने का, PT 365 कैसे कवर करनी है ये बता दिया, इकोनॉमिक सर्वे और बजट समरी करनी है, मेजर चेंजेस जो आते हैं वो करना है, और उसकी कंपाइलेशन, उसकी समरी वीडियोस या एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ जाएंगी, बुकलेट्स भी आ जाती हैं ऑनलाइन, आपको जो सूटेबल लगे। किसी को अगर वीडियो देख के पढ़ना आसान लगता है, किसी को पढ़ खुद रीड करना आसान लगता है, वट एवर फ्लोट्स योर बोट, डू दैट। नाउ आफ्टर दिस रिविजन, अच्छा रिविजन, अपने जो बेसिक बुक्स आपने पढ़ी हैं या जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना भी हमें स्टार्ट करना होगा। आपके नोट्स में यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइलाइटर्स, डिफरेंट पेन्स। अगर आपने नोट्स ब्लू में बनाए हैं तो ब्लैक में अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल यूज़ कर लीजिए। अगर ऑलरेडी काफ़ी अंडरलाइनिंग वगैरह हो रखी है तो हाइलाइटर यूज़ कर लीजिए। फर्स्ट राउंड के लिए येलो हो गया, सेकेंड राउंड के लिए ग्रीन हो गया। कोई चीज़ जो आप बार बार गलत मार्क कर रहे हो या भूल रहे हो या डाउट में जा रहे हो उसके लिए रेड हो गया, पिंक हो गया। दैट इज़, योर नोट्स आर ओनली मेंट फॉर यू। उनको सजा के नहीं रखना है कि अगले साल हम टॉपर बनेंगे तो बांटेंगे, पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लो, है ना। और इतना बेहतरीन नहीं बनाना है कि बिकेंगे कैसे मार्केट में अगर खूबसूरत नहीं होंगे। अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो वैसे भी नहीं बिकेंगे। और अगर सेलेक्ट हो गए तो वर्बली जो आप बोलोगे या रिक्रिएट करोगे अपने नोट्स तो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत फार फेच्ड थिंकिंग है कि आप अपने नोट्स संवार के रखें। यूज़ देम टू क्लियर योर एग्ज़ाम
एंड मेक देम इन सच अ वे कि आपको PhD नहीं करनी है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक लिखना है, लिमिटेड लिखना है और क्लियर करना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने प्रीलिम्स में क्या किया था, पैसिव लर्निंग बहुत सारी की थी क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रही थी तो टाइम कम मिलता था, थक जाती थी 10 घंटे नौकरी के बाद। वीडियोस डाउनलोड कर लेती थी, मेरे घर से ऑफिस 2 घंटे दूर था तो रोज़ के 4 घंटे तो मेरे ट्रैवल में जा रहे हैं काम करने के बाद। तो वीडियोस डाउनलोड कर ली, 2 घंटे की या 2.5 घंटे की वीडियो डाउनलोड कर ली। दिस इज़ इंक्लूडिंग स्टैटिक टॉपिक्स जिनमें मुझे डाउट है या कुछ नया मुझे सीखना है या कोई करंट अफेयर्स का या कोई चैप्टर मेरा छूटा हुआ है या मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती, मैंने कोचिंग ली नहीं थी तो मैं चाहती हूँ कोई चैप्टर मुझे समझा दे कोई, तो कौन समझाएगा? यूट्यूब। बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, चैनल्स हैं। इवन पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, सत्यम सर की एक मैड सीरीज़ आती थी, आई थिंक अभी भी आती है। मैड सीरीज़ इज़ अ अनपेड लाइक फ्री initiative on YouTube in which he has solved the PYQs of prelims, UPSC prelims, and he has told how to attempt every question. तो उस तरह के initiatives हैं। वीडियो डाउनलोड कर ली और अपने रास्ते में 2x पे या 1.5x पे ईयरफोन लगा के सुनना शुरू। तो अब मैं थकी हुई हूँ तब भी मेरा ध्यान उस वीडियो पे रहेगा, और अगर कोई फालतू नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उससे मैं कट ऑफ हो गई हूँ क्योंकि मैंने नेट ऑफ कर दिया है। और बफरिंग का इशू या बीच में कनेक्शन चला गया उसका इशू भी सॉर्टेड है क्योंकि वीडियो डाउनलोडेड की है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। और आपको सीरियसली बता रही हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 2 घंटे के रास्ते में अगर आपने 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली और 1.5 घंटे में भी अगर आप 2x पे या 1.5x पे सुन रहे हो तो 2.5 घंटे का अगर आपने 2.5 घंटे में एक तरह से आपने एक प्रीलिम्स का PYQ पेपर ही सॉल्व कर लिया, वीडियो के थ्रू ही बेशक से, या कोई आपने 2 चैप्टर ज्योग्राफी के पढ़ लिए, तो इट्स अ बिग विन इफ़ यू आर डूइंग इट आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। या फिर अगर घर पर भी मान लो पढ़ाई खुद कर करके, रीडिंग करके या लर्निंग करके थक गए हो, वीडियो चला लो। रील्स चलाने की बजाय वीडियो चला लो। और ये मत सोचो कि 10 मिनट का ब्रेक है तो 10 मिनट रील्स चला लेता हूँ। पैसिव लर्निंग होती रहनी चाहिए। माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए। अगर आपको रेस्ट लेना है, ये एडिशनल एडवाइस अगेन, तो आप सो जाइए, आप नैप ले लीजिए, आप वॉक कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आपके पास पेट्स हैं या घर में फैमिली मेम्बर से बात करनी है या पौधों को पानी देना है। मैं यही करती थी, मैं बालकनी में जाके पौधों को पानी दे दिया, या आई यूज़ टू गो एंड फीड एनिमल्स, मतलब डॉग्स, कैट्स, जो भी, बर्ड्स, तो एंट्स। तो मैं ये सब करती थी। या तो अगर ब्रेक लेना है तो वो फ़ोन से हट के ब्रेक होना चाहिए। खाना खाते हुए वीडियो देखने की मुझे आदत थी, पर वो पढ़ाई की वीडियो नहीं होती थी, वो अननेसेसरी रैंडम यूट्यूब वीडियोस होती थी। उसको भी चेंज किया एग्ज़ाम के फेज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं, रोबोट बनने को नहीं कह रही हूँ, पूरे समय आपको परफेक्ट काम नहीं करना है, बट जब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो खाना खाते हुए मेरी वही डाउनलोडेड वीडियोज़ चल रही हैं ताकि अननेसेसरी नोटिफिकेशन से मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। ये हुआ पैसिव लर्निंग। और PYQs हर हाल में पिछले 20 साल के। आई हैड दिस बुक ऑफ विजर्ड पब्लिकेशन जो मैंने काफ़ी साल पहले ली थी और उसके बाद मुझे मिली नहीं है मार्केट में। अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड। उसमें 97 या 92 से लेकर प्रेजेंट तक के PYQs थे। एंड उसमें इस तरह से था कि हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है, हर चैप्टर का दिया हुआ है, और मान लो फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज में 6 सवाल हैं, तो नीचे ही उसी पेज पर उन्हीं के आंसर, उन 6 सवालों के आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन भी है, और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ये भी बताया हुआ है। एंड दे हैव सेग्रीगेटेड इट वेरी ब्यूटिफुली, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। तो जेनुअनली मुझे बहुत अच्छी लगी। वो इतने सालों तक मैंने यूज़ की। उसमें लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर थे भी नहीं क्योंकि वो पुरानी खरीदी थी मैंने, बट स्टिल दैट हेल्प मी अलॉट। एंड किताब की हालत, आई विश आई कुड शो इट टू यू, इतनी अंडरलाइनिंग, मार्किंग, नोट्स साइड में मैं बनाती थी। वेरी गुड बुक अगर मिल जाए आपको। अदरवाइज कोई भी आप PYQs की बुक ले लीजिए या आप मार्केट से PYQs ले लीजिए। खैर एक बात ये निकली है तो मैं बता दूं कि PYQs के प्रिंट आउट मैंने मार्केट से लेकर सिमुलेटेड टाइम ऑफ 1 आवर, मुझे पता है 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन हम PYQs इतनी बार देख चुके होते हैं कि अपने आप को 1 घंटे का टाइम दो और अटेम्प्ट करो उसको विद OMR फिलिंग। 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा ले लो और उसको अटेम्प्ट करो, देखना फिर भी गलतियाँ निकलेंगी इतनी बार PYQs करने के बावजूद, है ना। तो PYQs तो ब्रेड एंड बटर है हमारा, हर हाल में करना है। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, मैं जल्दी बोल रही हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बचे।
ठीक है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, PYQs नॉट ओनली ऑफ सिविल सर्विसेज बट ऑल्सो ऑफ अदर एग्जाम्स। अब कौन से अदर एग्जाम्स, पानी कहाँ है, छोड़ो। Other exams, two types. First, that are conducted by UPSC, number one, and number two, which are conducted by state PCS. अब state PCS में भी कौन से, जल्दी से बता देती हूँ, ये छोटी लिस्ट है। स्टेट PCS मैंने कौन से किए थे जिनमें मुझे हाई रिटर्न वैल्यू मिला। नंबर वन वॉज UP PCS, उत्तर प्रदेश का। नंबर टू वॉज गुजरात PCS एंड नंबर थ्री वॉज हरियाणा PCS। इनके क्वेश्चंस का हिट वैल्यू या हिट रेट ज़्यादा अच्छा था इन दी एक्चुअल UPSC एग्ज़ाम, कि उससे मिलता जुलता या नियर बाय टाइप का सवाल आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं और कौन से एग्ज़ाम्स हमें करने हैं। UPSC कंडक्ट करता है NDA, जियो साइंटिस्ट, CAPF, CISF, कंबाइंड मेडिकल एग्ज़ाम, और एक और था जो मैंने किया था, लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ फॉरेस्ट का, तो खैर वो तो मेंस के लिए अलग से किया था मैंने। CISF, हाँ स्टेनो, देखो ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है, जियो साइंटिस्ट, CISF, IES, EPFO, हाँ EPFO मेरा क्लियर भी हुआ था, EPFO और NDA, CDA, CAPF, CSE तो है ही है, और CMS कंबाइंड मेडिकल वाला। इनमें से जिस भी एग्ज़ाम में मैंने खैर जो बताया है इनमें ऑलमोस्ट सब में ही है, जो सिलेबस है सॉरी सिलेबस ओवरलैपिंग है, एटलीस्ट करंट अफेयर्स का पार्ट और बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और कुछ हैं जिनमें CSAT के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा तो खैर पेपर ही अलग CSAT का होता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे EPFO मैंने दिया हुआ है इसलिए मुझे पता है, NDA, CAPF, इन सब में भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इंग्लिश का तो खैर छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा केवल कॉम्प्रिहेंशन ही आता है, उनमें ग्रामर और वोकैबलरी और सिनोनिम्स और ये सब भी आता है, वो हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है। पर द GS वाले क्वेश्चंस, द करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस, द रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, मैथ्स वाले क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिटिक्स वाले क्वेश्चंस, और साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन जैसे IES के पेपर में आते हैं, जियो साइंटिस्ट में ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे हैं, वैसे तो सारे ही हैं सब्जेक्ट्स के। तो ये मैं ढूंढ के करती थी, और मुझे किसी ने बताया नहीं था, मुझे बस ऐसे रैंडमली लगा कि मैं EPFO दे रही हूँ तो मेरे को काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस लग रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज के, तो मैंने कहा और भी देखते हैं। तो फिर अब रिसर्च मोड एक बार ऑन होता है तो फिर ऑन हो जाता है। पिछले 5-6 सालों के मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, और आंसर की जिनकी मिल पाई, वरना गूगल करके पहले क्वेश्चन सर्कल कर लिए कि ये मेरे लिए UPSC के लिए रेलिवेंट है। वो कैसे पता चलेगा, जब आपने पहले से सिलेबस और PYQs एटलीस्ट 10 साल के कर रखे होंगे। ठीक है, उसके अलावा नहीं पता चल पाएगा, आपको लगेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने भी वो गलती की हुई है, आप प्लीज़ मत करना। सबसे पहले आपको करने हैं PYQs ऑफ एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। अगर 20 साल के कर पाओ तो बढ़िया, बट 10 साल के तो मिनिमम करना। फिर उसके बाद इन पे आना, जो मैंने आपको स्टेट PCS के बताए हैं और UPSC के बाकी एग्ज़ाम्स जो UPSC कंडक्ट करता है उनको, उनके क्वेश्चन पेपर्स को, और उसमें से फाइंड आउट वट एवर आर रेलिवेंट फॉर यू एंड सर्च दोज आंसर्स और फाइंड द आंसर कीज, एंड नॉट ओनली द करेक्ट आंसर बट ऑल्सो द ऑप्शंस दैट आर लिस्टेड, है ना, क्योंकि उन ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली कोशिश करना कि ये जो ऑनलाइन क्विजेज आप दे रहे हो ना, ये भी आप टाइम्ड फैशन में दो, और मॉक्स दे रहे हो वो भी आप टाइम्ड फैशन में दो, और PYQs अटेम्प्ट करो वो भी टाइम, मतलब यू शुड ऑलवेज बी ऑफ द थॉट दैट माई क्लॉक इज़ टिकिंग, है ना, एकदम ऐसा कि मेरा टाइम मत वेस्ट करो। बिल्कुल अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बिल्कुल टाइम फोकस वे में करना है, और क्वेश्चन में भी अटकना है तो अभी नहीं अटकना है, अटेम्प्ट करते हुए नहीं, बाद में यू कम बैक टू इट, बट फर्स्ट राउंड में मत अटकिएगा। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कैसे करना है या पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू इन अनदर वीडियो, इफ़ यू वांट लेट मी नो। उसके अलावा एक चीज़ और कि एक्चुअली एक चीज़ नहीं, दो अच्छी चीज़ें और हैं। पहला ये कि ना, एक लिस्ट बना लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए,
लिस्ट ऑफ कमिटीज़ हो गया जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पंछी सरकारिया, है ना, संथानम कमेटी, ये सब उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या मेजर रिकमेंडेशन दिया, उसको एक छोटी सी लाइन में अपनी हैंड राइटिंग में लिख लिया या टाइप कर लिया, ठीक है। दूसरा, और अपनी जो आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे ज़्यादातर वो सवाल गलत हो रहे हैं जिसमें मैं 50-50 डायलेमा में हूँ, तो वो क्या दर्शाता है कि आपने रिवीजन की कमी, आपने पढ़ा है इसीलिए आपको हंच आ रहा है ना, पढ़ा है, वरना तो आप रैंडम कुछ भी डाल देते, पर आपको ए और बी में इसलिए हंच आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है और आपने रिवाइज नहीं किया है ना। तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नॉलेज की कमी है या रिवीजन की कमी है, ठीक है। रिवीजन की कमी है तो मैं रिवीजन प्लान भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप बताइएगा। और अगर नॉलेज की कमी है तो जो सोर्सेज अभी बताए हैं, सिर्फ अभी जो इस वीडियो में बताए हैं, सिर्फ उतना कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। यू आर थ्रू एंड थ्रू, लिटरली मैंने 3 प्रीलिम्स लगातार निकाले हैं, दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। और एक प्रीलिम्स तो ऐसा था जिसमें मैंने शायद 20 दिन पढ़ाई करी होगी, क्योंकि इंटरव्यू फेल होने के बाद आप पूरी तरह हिल जाते हो, लगता है कि अभी तो लिस्ट में नाम था और अब ब्लैंक है, दिख नहीं रहा है, तो यू हैव टू गेट बैक टू इट वेरी क्विकली, ठीक है। हाँ, एक शीट पर या एक रजिस्टर में छोटे से अपनी गलतियाँ ज़रूर लिखिएगा कि मैंने क्यों कोई क्वेश्चन गलत किया। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो इतने सालों की जर्नी है उससे मैं शेयर करती हूँ। आई वॉज फीलिंग स्लीपी, सो माई अटेंशन स्पैन वॉज लेस। स्लीपी क्यों? क्योंकि रात भर पढ़ रही थी, सुबह 9 से 11 के बीच में मॉक टेस्ट दिया, तो मेरा जो टाइम स्लॉट था ना, मुझे 9:30 से 10 बजे सुबह बहुत तेज़ नींद आती थी, क्योंकि मैं यूजुअली उठती ही लेट थी। जब मैं पूरी रात 3-4 बजे तक पढ़ रही हूँ तो मैं लेट उठती थी, तो वो वाला जो टाइम पीरियड था बहुत नींद आती थी। तो उस दौरान मैंने देखा कि मैंने जो सवाल गलत सही अटेम्प्ट करे हैं वो लाइन से गलत हैं उस आधे घंटे में। मतलब 20 सवाल अटेम्प्ट करें हैं उस आधे घंटे में, या 30 सवाल अटेम्प्ट करें तो उसमें से 15 गलत है, 10 गलत है, विच इज़ अ ह्यूज नेगेटिव स्कोर ना। वी कांट अफोर्ड दैट, खाली छोड़ दो इससे अच्छा। तो मतलब नींद आपकी, स्लीप स्केड्यूल आपका सही होना चाहिए, अभी से आप सही कर लीजिए, क्योंकि आपकी नींद का टाइम आप बदल सकते हो लेकिन पेपर का टाइम आप नहीं बदल सकते हो। तो 9 से 11, बल्कि 9 से 11 भी नहीं, 8:30 से 12, और उसके बाद पेपर तो 2 से 4 का या 2:30 से 4:30 का है, पर आप 1:30 से 5 का टाइम ये इंश्योर कीजिए, चाहे जो हो जाए, यू हैव टू स्टे अवेक, अलर्ट एंड एक्टिव। अवेक, अलर्ट, एक्टिव, पढ़ाई करते हुए, ठीक है, ताकि ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिव इन दैट टाइम, थिंकिंग ऑन इट्स फीट, एंड योर मसल मेमोरी वुड बी टू बी अवेक, ठीक है ना। तो आप गलत मार्क नहीं करेंगे आंसर, OMR फिल करते हुए मिस्टेक। हाँ, सेकंड, चलो, पहला हो गया स्लीप, लैक ऑफ अटेंशन। दूसरा है OMR गलत मार्क कर दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर में C मार्क किया हुआ था, OMR में मैंने गलती से D कर दिया, और फिर वो नीचे लाइन से सारे गलत हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्क करते हुए अटेंटिवनेस आपका होना चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि रिविजन की कमी, तो मैंने डायलेमा में था और डायलेमा में गलत मार्क कर दिया। चौथा क्या हो सकती है गलती की? एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा लगा ये तो आता है, ये तो आना चाहिए, ये तो सबको आता होगा, मेरे को ही क्यों नहीं याद आ रहा, पढ़ा था याद नहीं आ रहा, छोड़ना नहीं है ये सवाल जब तक ये कंप्लीट ना, छोड़ दो भाई, ठीक है, 2 ही नंबर का है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और एक कहावत है कि जिस दिमाग से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे सॉल्व नहीं होती है। तो अगर दिमाग उस पर अटक रहा है ना, अभी लेट गो, लेट गो, लेट गो। 2 ही नंबर छूट रहे हैं, लेट गो। अभी 198 मार्क्स का और अटेम्प्ट करना है, लेट गो, सर्कल कर दो, चलो आगे, ठीक है। अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा अभी बता देती हूँ। 3 तरह से मैं मार्क करती थी 100 सवालों को, अगर मेरे को अटेम्प्ट करना है, जो मेरे को श्योर आता है और मैंने आंसर उसका टिक कर दिया है क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट राउंड में, तो उसको ब्लैंक छोड़ देती थी। पहले मैं टिक करती थी, अब मैं ब्लैंक छोड़ने लगी थी। दूसरे वाले को, दूसरी कैटेगरी, नहीं आता है, नहीं पता है, दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नया सवाल है, उसको क्रॉस ही कर दिया कि अटेम्प्ट भी नहीं करना है। क्योंकि ना ऐसा हमारा माइंड हमें ट्रिक करने लगता है कि अरे खाली छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ तुक्का लगा देते हैं, रैंडम ब्लाइंड गेस। नहीं करना है भाई, क्रॉस, मूव ऑन, करना ही नहीं है उसको। मतलब वो 90% ऑफ द टाइम गलत ही होता है। तीसरा कैटेगरी जिसमें डायलेमा है, 2 ऑप्शन में या कई बार 3 ऑप्शन में भी, तो मैं उसको सर्कल कर देती थी या अंडरलाइन कर देती थी। 3 ऑप्शन में डायलेमा है तो मैं सर्कल करती थी कि बहुत रिस्की है, इसको अटेम्प्ट करना है ना, सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाई हूँ मैं। और अगर 2 में है तो मैं अंडरलाइन कर देती थी कि इन दोनों में मेरे को वो है डायलेमा, तो आई विल कम बैक टू यू लेटर। फर्स्ट राउंड मेरा 70 से 75 मिनट में कोशिश करती थी ख़त्म हो जाए, कई बार 80-85 मिनट भी लग जाते थे, लेकिन उसमें मेरे ऐसा रहता था कि मैं
करीबन 60-65 सवाल मार्क कर देती थी OMR में, ठीक है। आई नो थोड़ा हाई रेट है, कई बार नेगेटिव भी होता था, बट दिस इज़ हाउ आई यूज टू डू इट। उसके बाद सेकेंड राउंड में सबसे पहले मैं उन सवालों पे आती थी जिनके मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, याद है, जिसमें 2 में डाउट है, ठीक है। उनको देखती थी किसको करना है नहीं करना है। और OMR मैंने भर लिया है, ठीक है, 10 मिनट लगा के फर्स्ट राउंड के बाद मैंने भर लिया है। सो आई एम काइंड ऑफ एट 90 मिनट्स राइट नाउ, ठीक है। और अब मेरे पास 30 मिनट बचे हैं 2 घंटे में से, और मैं अब जो भी मैं अटैम्प्ट करी हूँ वो मैं साथ साथ OMR में भरूंगी। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट वंस अगेन, पेपर आया, आपने OMR में अपनी डिटेल्स फिल की, आपने OMR साइड रख दी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर खोला पेंसिल के साथ, फटाफट, मतलब टाइम के साथ बताऊँ तो अगर एक शीट पर, एक पेज पर 6 सवाल हैं या 5 सवाल मान के चलते हैं जितने UPSC यूजुअली देता है, तो हर शीट को मैं कोशिश करती थी कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना दूँ, कोशिश करती थी। और ओवरऑल मेरा फर्स्ट राउंड जो है 70 से 80 मिनट में हो जाए। फर्स्ट राउंड मतलब मैंने हर सवाल आँख से निकाल लिया और मैंने मार्क कर लिया है। जो आता है वो मार्क कर लिया, जो नहीं आता है क्रॉस कर दिया, और जो डायलेमा में है सर्कल कर लिया। 3 ऑप्शन है तो जिसमें डायलेमा है, और अगर 2 है तो अंडरलाइन कर लिया। अब मैंने OMR भर ली 10-12 मिनट लगा के, ठीक है। तो मेरे सही गलत मिला के टोटल 70 सवाल मार्क हो गए हैं, ठीक है, 60 से 70 सवाल। उसके बाद मैं आई राउंड 2 में। अब मेरी OMR ऐसा नहीं है कि ब्लैंक पड़ी है, ठीक है, तो कुछ तो है OMR में। और अब मैंने OMR साथ में ही निकाल ली है, हाथ में है मेरे ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, जिससे मैंने OMR भरी है। और अब मैं मार्क कर रही हूँ वो जिसमें मेरे को 2 या 3 ऑप्शन में डाउट था, पहले 2 फिर 3, और जो मैं वहाँ मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर में वही मैं OMR में उसी टाइम मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब टाइम की कमी है, ठीक है। तो करीबन आखिरी के 25 मिनट में या 20 मिनट में वो 30-35 सवाल हमें करने हैं जो हमने अभी छोड़े हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और करती थी, चलो बता देती हूँ। जो लास्ट शीट होती है ना वो क्वेश्चन पेपर की, वो ब्लैंक होती है, ठीक है। उस पर मैं लिख लेती थी कि ये क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि कितने क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। मतलब ऐसा ना हो कि मैं छोड़े ही जा रही हूँ, ज़्यादा चिल हो गई हूँ, है ना। या फिर अभी कम छोड़े हैं लेकिन मुझे साइकोलॉजिकली लग रहा है कि ओ माई गॉड आई कांट लीव मोर क्वेश्चंस, है ना। यू सी दैट शीट कि अच्छा ये है, ठीक है, अभी मैंने 15 ही छोड़े हैं, आई हैव द लिबर्टी टू लीव 5 मोर एंड देन कम बैक टू देम लेटर, ओके। एंड थर्ड पॉइंट कि जब आप जल्दी में भर रहे होगे ना अपनी OMR, या फिर जब आप सेकेंड राउंड कर रहे होगे, थर्ड राउंड कर रहे होगे, तो यू विल फील कि बॉस दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव टू स्टिल अटेम्प्ट, है ना। तो मैं जब मैं सेकेंड राउंड पे आती थी तो मैं वो काटती जाती थी कि इतने हो गए हैं, इतने बचे हैं। तो मेरा ये रहता था कि मैं कोशिश करती थी कि समवेयर अराउंड 3 to 10 क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। 10 मैंने वैसे कभी नहीं छोड़े हैं, कोशिश रहती थी कि 3 to 10 का एक मार्जिन लेके चलूँ। एंड में जो 5 मिनट होते हैं ना, बिल्कुल 5 मिनट एंड के, उसमें अगर मेरे को कोई 1-2 और करने हो अटैम्प्ट, कई बार सही आंसर दिमाग में आ जाता है, ठीक है, बट मतलब मार्जिन ऑफ 3 to 10 क्वेश्चन जो छोड़ना है, ठीक है। तो हाँ, सेकेंड राउंड में हमने OMR शीट साथ में ले ली और हम अपने क्वेश्चन पेपर में भी टिक कर रहे हैं और OMR में भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है। और वहाँ जो लास्ट शीट है उस पर मैं क्रॉस करती जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ और जो छोड़ रही हूँ वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड राउंड तो वही 5 मिनट का होता था कि जिसमें अभी जो आखिरी 3 to 10 क्वेश्चंस बचे हैं उनको दोबारा से करना है नहीं करना है, दैट्स माय कॉल। कैसा फीलिंग आ रहा है कि क्वेश्चन लग रहा है हाई एक्यूरेसी से अटैम्प्ट किया है, या कई बार लग रहा है मतलब तुक्के ज़्यादा मार दिए हैं, प्ले सेफ, ठीक है। वही, हमें टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में, हमें 200 नंबर भी नहीं लाने हैं, आते भी नहीं हैं। तो उसी रेंज में देखिए कि आर यू फॉलोइंग इन द रेंज ऑफ 100 to 120 मार्क्स, ठीक है। एंड ये चीज़ ऐसा मत करना कि सीधा एग्ज़ाम हॉल में कर रहे हो, ये बहुत बार प्रैक्टिस करके जाना अपने मॉक्स में, अपने PYQs में, इन अ सिमुलेटेड टाइमली फैशन, तभी ये वहाँ इंप्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है। मैंने वो जो रजिस्टर बनाया था ना, जो आपको कहा था, पतला सा रजिस्टर जिसमें अपनी गलतियाँ लिखनी है, अपने अच्छी बातें भी लिखनी है, अपना स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्ट्रेंथ वीकनेस वाला करना है, उसमें लिखना कि मैंने इस मॉक नंबर 12 में मैंने इतनी देर ली, मैं लिखती थी इतने मिनट्स लिए, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने सही थे, इतने गलत थे। और एक चीज़ मैं लिखती थी एनालिसिस में कि लास्ट के 15 मिनट में जो मैंने किया वो सही था, उसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए। मान लो मैंने सेकेंड राउंड जैसे आपको बताया फर्स्ट मेरा 80 मिनट में ख़त्म हुआ, तो बचे हुए 40 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 40 भी नहीं 35 मिनट,
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए, और जो आखिरी 5 मिनट्स में आपको कह रही हूँ ना 3 से 10 सवाल वाला, उसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो अगर आपको लग रहा है कि लास्ट मिनट पे आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं तो ले लो चांस, या फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आया है, और लग रहा है कि जल्दी में आप हड़बड़ाहट में गलत ही कर रहे हो तो लेट इट बी, छोड़ दो। 10 सवाल छोड़ोगे, इट्स ओके, इट्स ओके। 90 × 2 = 180, उसमें से गलत भी कई हो जाएंगे, आपका स्कोर आना चाहिए 100 to 120 अगेन, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया करंट अफेयर्स, सोर्सेज, डेली न्यूज़, एग्ज़ाम्स कौन से करने हैं, मिस्टेक्स, एब्रीविएशन, कमिटी लिस्ट, स्लीप शेड्यूल, प्ले लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीसैट का भी इसी वीडियो में बता देती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वैसे, चलो थोड़ा सा बता देती हूँ, आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के बारे में बताते हैं। पहले मैंने ना प्लेलिस्ट बनाई थी, आई विल शेयर देम, आई डोंट नो, डू यू वांट मी टू शेयर माय प्लेलिस्ट ऑफ सीसैट एंड जीएस एंड ऑल द सब्जेक्ट्स on the Telegram channel or anywhere, because they are not my videos, they are videos that I added to my playlist which I found were relevant for, let's say, last minute revision की मैंने एक playlist बनाई हुई है, CSAT की बनाई हुई है, PYQ ट्रिक्स की बनाई हुई है, सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई है, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एट्सेट्रा, जो मेरे को टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे, और फिर मैं उनको, जैसे आज मेरा अगर पॉलिटी पढ़ने का दिन है तो वो प्लेलिस्ट मुझे 2x पे चला के ख़त्म करनी ही करनी है ना, या अगर आज मेरा PYQs का दिन है तो ऐसे, तो आई यूज़ टू डू दैट। यू मेक योर ओन प्लेलिस्ट, यू कैन लाइक सम क्रिएटर पर्टिकुलरली, और मेरी जो प्लेलिस्ट है दे आर नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर चैनल, वो बहुत सारे छोटे बड़े चैनल्स का मिक्स करके हैं, और काफ़ी हेल्पफुल है, मैं तो उनको ही यूज़ करती थी। अगर आप चाहें तो यू लेट मी नो, इफ़ यू वांट आई शेयर, अदरवाइज़ आप अपनी बना सकते हैं प्लेलिस्ट जो आपके लिए रिवीजन में हेल्पफुल हो, ठीक है। और पैसिव लर्निंग में भी आपको हेल्प करें, है ना, क्योंकि आप डाउनलोड, मैं ऐसे करती थी, मैं लास्ट के दिनों में तो आई यूज़ टू मेक प्लेलिस्ट ऑफ 5 वीडियोज़ एंड आई यूज़ टू डाउनलोड देम, और फिर पूरे दिन मेरा नेट ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है किसी से डिस्ट्रैक्ट होने में, और वो प्लेलिस्ट डाउनलोडेड है 4 घंटे की या 3 घंटे की। और उसके बाद जब भी ब्रेक ले रही हूँ या जब भी थक गई हूँ सेल्फ स्टडी करके, प्लेलिस्ट चला लिया 2x पे, और आपकी पढ़ाई हो रही है, पैसिव लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड ब्रेक, मतलब पढ़ाई के टाइम पे ब्रेक यही होता है, ठीक है, यही है आपका प्रिपरेशन टाइम का ब्रेक, ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग, सीसैट थोड़ा सा बता देते हैं 5 मिनट में, कि इसमें भी देखो प्रोसेस सेम है, PYQs करने हैं, टॉपिक्स एनालाइज करने हैं, आपका क्या सही ज़्यादा हो रहा है, गलत ज़्यादा हो रहा है, एंड देन यू फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो लाइफ है, क्योंकि अदरवाइज इफ़ यू कीप ऑन ओनली थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन योर वीकनेस ना, यू विल बिकम योर बिगेस्ट क्रिटिक, और वो गलती मैं कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे ट्वाइगर्स करें। यू स्टार्ट नेगेटिव सेल्फ टॉक, यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ कि मुझ में ये भी कमी है, वो भी कमी है, देखो ये भी स्ट्रांग नहीं है मेरा, वो सब्जेक्ट भी नहीं आता, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक नहीं आता। हेलो, अगर आपको 50 चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको 50 चीज़ें आती भी हैं, ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे हो। तो बी, और मैंने वही आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, बी योर ओन मेंटर, बी योर ओन क्रिटिक, बट ऑल्सो बी योर ओन चीयर लीडर, बी योर ओन सपोर्टर। कोई नहीं आएगा आपको थपथपाने कि अगर आपने मॉक में अच्छे मार्क्स खुद ही अचीव किए, या आपकी क्विज में, मतलब कई बार मैं आई यूज टू लिटरली पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, एंड इट्स नथिंग चाइल्डिश, कि अगर मैंने क्विज दिया और मेरे उसमें से 5 on 5 का या 10 on 10 का स्कोर आ गया, या 8 on 10 का स्कोर आ गया, दैट्स अ बिग डील, दैट्स अ गुड थिंग, एंड every small win must be celebrated, every small loss must be learnt from, every small win must be celebrated, every small loss must be learnt from, okay, लिख लो कहीं पे। CSAT, number system, silogs, blood relation, डायरेक्शंस, पजल, डेटा रैंकिंग, स्टेटमेंट्स, रेशियो, नंबर सिस्टम। अच्छा ठीक है, इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं सीसैट को, 3 मेन चीज़ें हैं, मैंने तो बहुत कुछ ही लिख रखा है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। यूजुअली लोगों का 3 में से 2 चीज़ स्ट्रांग होता है, ठीक है। पर्सनली आई वुड से माई रीजनिंग एंड इंग्लिश इज स्ट्रांग स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू मैथ्स, अटेम्प्ट करते हुए अंडर प्रेशर, टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। आप अपने लिए आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, PYQs देंगे,
और नहीं पढ़ा तो भी 10th तक की मैथ्स तो हम सब नहीं पढ़ी है, चाहे हमने जो भी सिलेबस आगे जाके टॉपिक्स लिए हों, सब्जेक्ट्स लिए हों, 10th तक की पढ़ी है, उतनी काफ़ी है। अगर उतनी अच्छे से आती है उतनी काफ़ी है, चौंकने की बात नहीं है, ठीक है। CSAT है, सिर्फ 67 मार्क्स ही लाने हैं, ठीक है। उधर तक की इंग्लिश और मैथ्स हमने 10th की पढ़ी है, तो वो काफ़ी है हमारे लिए। आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ कहाँ पर हैं। और हो सकता है ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रीजनिंग बोल दिया तो आपको वो लगे कि अरे रीजनिंग में तो मेरे को 2 टॉपिक नहीं आते, तो मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम और मान लो मेंसुरेशन आता है या ट्रिग्नोमेट्री आता है या रेशियो आता है या प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो वो भी तो अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट किसी को पूरी तरह आता हो और कोई सब्जेक्ट किसी को पूरी तरह नहीं आता हो, वरना यहाँ तक नहीं पहुँचते, है ना। 10वीं सबने पास की है। तो हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? PYQs से। ऐसे रैंडम नहीं उठा लेनी है। PYQs में देखना है कौन से रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस भी आता है, PYQ कंपाइलेशन भी आता है CSAT का। मैंने आई थिंक अपने चैनल पे टेलीग्राम पे शेयर भी किया है, सृष्टि गुप्ता UPSC के नाम से आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पर सृष्टि23.11 के नाम से प्रोफाइल है, उस पर टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है, उस पर आप ले लीजिए। वरना यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, लिंक्स में जाके मिल जाएगा। हाँ, तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो PYQ से जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो रहे हैं, तो वो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है, उनको स्ट्रॉन्गर करना है, इग्नोर नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है उसके बारे में। जैसे ब्लड रिलेशन के मदर्स फादर्स ब्रदर, है ना, तो वो आपका क्या लगेगा, है ना। तो उसके बाद फिर डायरेक्शन के, ही स्टार्टेड फ्रॉम साउथ, वेंट 20 मीटर्स नॉर्थ, देन 30 मीटर्स वेस्ट, वेयर इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द करंट पोजिशन। तो ये बहुत सिंपल होता है कि आप बस अपनी रफ शीट पर या क्वेश्चन पेपर पर ड्रॉ कर दीजिए और उस पर लिख दीजिए, और फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आपने देख लिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। कुछ टॉपिक्स में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे बताइएगा, आपको कौन से टॉपिक्स, GS1 GS2 3 4 CSAT जो भी, वट एवर यू वॉन्ट, या कुछ मुश्किल लग रहा है, आई ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह के लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं इसको, कि आसान है तो इसको हम कर लेंगे, है ना। इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, इसको हल्के में नहीं लेंगे, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये नंबर जल्दी दिलवाएगा कम मेहनत में, है ना। ये कर लिया आपने। उसके बाद आपने PYQs देने शुरू किए 2 घंटे में, और कोशिश कीजिएगा अपने आप को 1.5 घंटा ही दीजिए, और देखिए उसमें आप 80 में से कितने सवाल कर पा रहे हैं। CSAT में 80 सवाल आते हैं ना। और उसमें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो HCF LCM रेशियो, और अगर कुछ मुश्किल भी लग रहा है ना तो उसका टॉपिक का नाम लिखो और यूट्यूब पर उसकी वीडियो देख लो, ख़त्म। मेरे पास अपना CSAT रजिस्टर अभी है नहीं, बट इतना मोटा एक रजिस्टर मैंने बनाया है CSAT का, हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें, फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, लिटरली लाइक स्कूल में हम जैसे मेहनत करते थे। और ट्रस्ट मी, इट हैज़ हेल्प मी इन क्लियरिंग सो मैनी अदर एग्जाम्स लाइक SSC CGL EPFO IB। मैथ्स रीजनिंग लॉजिक इंग्लिश हर जगह आता है, हर कोई पूछता है। तो ये एक रामबाण टाइप की चीज़ है कि CSAT आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग योर प्लान B ऑप्शंस। तो इसका तरीका यही है, आइडेंटिफाई द टॉपिक्स दैट यू आर कंफर्टेबल इन, इम्प्रूव देम, कि उसका सवाल तो ना ही गलत हो, और जिसमें कमज़ोर हो उसके PYQs तो एकदम लाइक मेक इट सो स्ट्रॉन्ग कि आपसे कोई नींद में पूछे तो आप खड़े होकर बता सकें कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, और उससे सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसमें भी अगर जो ट्रिक्स हैं, आई शेयर इट इन अ सेपरेट वीडियो, ये काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। उसके अलावा एक काम ज़रूर आप कीजिएगा कि प्रीलिम्स में ना एक डायरी रखिएगा या कुछ लूज शीट्स रख लीजिएगा, जो चीज़ें आपको लग रही हों कि डेफिनेटली आएंगी। जैसे इसरो ने अगर कुछ लॉन्च किया है, या DRDO का कोई नया इक्विपमेंट या मिसाइल कुछ भी ऐसा लॉन्च हुआ है, या कोई रीसेंट अग्रीमेंट है, या एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई कन्वेंशन हुआ है, या अभी अभी हाल ही में डावोस में स्विट्ज़रलैंड में हुआ है कन्वेंशन, तो उसके मेजर आउटकम क्या थे या कितने कंट्रीज़ थे, है ना। तो ये सब हमें लिखना है, और उस ऐसा मान के चलिए कि आप उन 5 शीट्स को घर से एग्ज़ाम सेंटर जाते हुए पढ़ेंगे, है ना। तो उसको एकदम क्रिस्प और रेलेवेंट रखना है। बाकी आई थिंक दिस इज़
perhaps the entire compilation of the prelims advice. I have spoken for almost an hour continuously. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपको जो डाउट्स हों आप बताइए, पूछिए. टेलीग्राम चैनल पर आई एम वेरी एक्टिव इन रिप्लाइंग पर्सनली टू क्वेरीज एंड ऑन द यूट्यूब कमेंट्स. सो all the best to my Twigers, and I hope you clear prelims, succeed, and tell me all about it, and then we'll prepare for mains together. And meanwhile अगर prelims के regarding भी आपको कोई guidance चाहिए, कोई doubts हैं, कोई topics हैं, या कुछ भी paper attempt कैसे करना है, CSAT का paper कैसे attempt करना है, time management कैसे करना है, whatever you're dealing with, job, masters, college, family, pressure, whatever, let me know and I'll address it. All the best.